अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D2 बुक के इस न्यू अपडेटेड 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 शामिल हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2B के दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक एक वीडियो शामिल है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की एक वीडियो शामिल है और उसमें मैंने डिटेल में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपके डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट बेहतर हो सकें। तो इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 2 का एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। तो चैप्टर 2 से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हैं वो आपको उस प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी, तो आप वहां से तलाश कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टैप ए takes 6 minutes to fill a tank and tap B takes 9 minutes to fill the same tank. Pipe C can empty the tank in 15 minutes. How long will it take to fill up the tank if the pipe is in use when both taps are turned on? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके रेट को समझना पड़ेगा कि टैप ए का एक रेट है और टैप बी, दोनों डिफरेंट रेट्स पे पानी टैंक को फिलअप कर रहे हैं और पाइप सी जो है वो भी एक स्पेशल रेट पर, एक ख़ास रेट पर उस टैंक को एम्प्टी कर रहा है। तो हमें सबसे पहले रेट को और जो टैंक का वॉल्यूम है उसको देखना पड़ेगा। तो देखें रेट में और वॉल्यूम और टाइम में क्या रिलेशन है। रेट जो है वो इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम को टाइम पे मैं अगर डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये मेरे पास रेट निकल आता है जिस रेट पर कोई टैप जो है उस पर्टिकुलर टैंक को फिल कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, या फिर जैसे पाइप सी है वो उस टैंक को एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये रेट और वॉल्यूम और टाइम आपस में इस तरह लिंक हैं। तो यहाँ से इस रेट के फार्मूले को अप्लाई करते हुए मैं टैप ए का रेट निकाल लूंगा जिससे वो टैंक को फिल कर रहा है, फिर टैप बी का रेट निकाल लूंगा जिससे वो टैंक को फिल कर रहा है, और फिर पाइप सी का रेट निकाल लूंगा जिससे वो खाली कर रहा है उस टैंक को। फिर मैं इन तीनों को ऐड अप करके अपना टाइम निकाल लूंगा कि किस टाइम पे टैंक जो है वो फुल हो जाएगा बाई टैप ए एंड टैप बी, जबकि सी पानी को निकालता रहेगा। तो कितना टाइम लगेगा कि अगर दोनों टैंक अगर ये टैंक टैप ए और टैप बी उसको फिल करते रहे और सेम टाइम पे पाइप सी उस पानी को निकालता रहे, तो कितना टाइम लगेगा कि ये टैंक जो है फिल हो जाएगा। तो एक्चुअली टाइम मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आइए रेट निकालते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ टैप ए, देखिए रेट ऑफ टैप ए, देखिए टैप का रेट का फार्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। तो वॉल्यूम टैंक का मैं सपोज कर लेता हूँ 1 है, सपोज कर लें वॉल्यूम ऑफ टैंक 1 लीटर है। ये जस्ट सपोज किया गया है 1 लीटर, ये आप सपोज कर लें। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम की जगह 1 डाल दूंगा और टाइम कितना ले रहा है वो 6 मिनट उसको लग रहे हैं उसको फिलअप करने में। तो इसी तरह टैप बी का रेट देखें, रेट ऑफ टैप बी, रेट ऑफ टैप बी जिससे वो टैंक को फिलअप कर रहा है। तो इसका भी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम के फार्मूले से हम इसका रेट फाइंड करेंगे। तो ये देखिए 9 मिनट लगा रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 9। तो अब मैं जो पाइप पानी को बाहर निकाल रहा है पाइप सी, उसका रेट निकाल लूँगा, रेट ऑफ पाइप सी, वही फार्मूला लगेगा पी डिवाइडेड बाई टी। तो वॉल्यूम मैंने 1 सपोज किया और उसको कितना टाइम लग रहा है 15 मिनट। तो अब मैं पानी का रेट निकाल लूँगा जिससे वो टैंक में फिलअप हो रहा है। तो यहाँ देखें रेट ऑफ फिलिंग वाटर इन टैंक, रेट ऑफ फिलिंग वाटर इन टैंक
कि किस रेट से पानी जो है टैंक में फिलअप हो रहा है, वो निकाल लूँगा मैं। तो उसका वॉल्यूम यहाँ पर 1 है, और टाइम मैंने फाइंड करना है। टैंक का देखें वॉल्यूम 1, और टाइम तो मैंने फाइंड करना है कि किस टाइम पे ये टैंक जो है वो फुल हो जाएगा। दोनों पाइप ए बी एंड सी उसके अंदर पानी डालते रहेंगे और सी बाहर निकालता रहेगा, पाइप सी। तो किस टाइम पे वो टैंक, अगर ये कंडीशन रहे कि टैप ए और टैप बी चलते रहे मुसलसल, और सी जो है वो पानी बाहर निकालता रहे, तो कितना टाइम लगेगा कि वो टैंक फुल हो जाएगा। तो वो टाइम जो है यहाँ पर मैंने फाइंड करना है, वो टी है। तो आइए मैं कंडीशन अब लिख लूँगा यहाँ पर, देखें। तो अब मेरे पास ये जो रेट है, रेट ऑफ फिलिंग वाटर इन टैंक, तो ये देखिए पाइप ए जो है वो किस रेट से फिल कर रहा है, 1/6। तो इन तीनों के रेट को मैं कैसे लिखूंगा, 1/6, और प्लस जो टैप बी है वो उसको फिल कर रहा है किस रेट से, 1/9। और ये पानी को बाहर निकाल रहा है, देखिए ये पानी को फिल कर रहे हैं, ये दोनों ये फिल इन कर रहे हैं, और ये भी फिल इन कर रहा है, पानी को अंदर डाल रहा है टैंक के, जबकि ये पानी को बाहर निकाल रहा है। ये विदड्रॉ कर रहा है वाटर को, विदड्रॉ वाटर। देखिए ये इसका अपोजिट है। अगर मैं फिल करने को ऐड करता हूँ, फिल करने को अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ, तो विदड्रॉ करने को मैं क्या करूँगा, पानी डालने को अगर मैं प्लस में ले लेता हूँ, तो पानी निकालने को मुझे नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो पानी निकालने को मैं नेगेटिव में लूँगा, तो माइनस कर दूंगा यहाँ 1/15 को। तो अब ये रेट ऑफ फिलिंग वाटर इन टैंक, ये जैसे मैंने 1/T रखा हुआ है, तो ये 1/T। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, क्योंकि ये फ्रैक्शंस मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इसका एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 90 आ जाएगा। इसका एलसीएम, उम्मीद है आपको एलसीएम तो लेना आता होगा, 90 आ जाएगा। तो 6 15 ज़ा 90 होता है, तो ये 15 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 1, और 9 10 ज़ा 90 होता है, तो 10 × 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 × 10, और 15 6 ज़ा 90 होता है, तो 6 × 1, तो 6 आ जाएगा। तो अब देखें 15 × 1 15, और ये यहाँ 10, और यहाँ पर ये 1 × 6 था। सिमिट्री से मैं लिख देता हूँ तो आपको आपको समझना आसान हो। तो 1 × 6 था ये, तो ये 6 आ गया था, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 90, और ये 1/T था। तो अब यहाँ पर 15 को मैं 10 में ऐड कर दूंगा, और 6 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 19 आ जाएगा। तो ये 19 आ चुका है मेरे पास, 19 और डिवाइडेड बाय 90, और ये 1/T है। अब चूंकि मैंने टी फाइंड आउट करना है, तो मैं इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दूंगा, देखिए T/1 कर दूंगा। तो इसी तरह मुझे 90/19 कर दूंगा इस राइट हैंड साइड पे, 90/19। ये लेफ्ट हैंड साइड फ्रैक्शन मैंने उल्टी की है, रेसिप्रोकल लिया है इसका, 1/T को T/1 लिखा है। तो राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन जो है इसको भी मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा, इसको भी उल्टा कर दूंगा, 90/19। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें, T/1 तो T ही होता है। तो 90 को आप 19 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ देखें 90 को 19 पर आप डिवाइड कर दें। तो 19 4 ज़ा 76 हो जाएगा, 19 4 ज़ा 76, और सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 - 6 4 आ गया, और 8 में से 7 माइनस किया तो 14 आ गया, और 14 जो है वो अब 19 से लेस है, तो यही मेरे पास रिमाइंडर हो जाएगा।
तो ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया 4, 4 होल्स 14 डिवाइडेड बाय 19 मिनट्स। अगर ये यहाँ पर मिनट्स में है तो ये टाइम जो है वो मिनट्स में आ जाएगा। देखें मिनट्स में ही है टाइम, तो यहाँ पर आप यूनिट लगा देंगे मिनट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, a contractor agrees to lay a road 3000 meter long in 30 days. 50 men are employed and they work for 8 hours per day. After 20 working days, he finds that only 1200 meter of the road is completed. How many more men does he need to employ in order to finish the project on time if each man now works 10 hours a day? तो देखिए अब इसमें मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर मेरे पास। देखें रोड की लेंथ है जो मुझे गिवन की गई है, लेंथ ऑफ द रोड। इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। लेंथ ऑफ द रोड मुझे गिवन की गई है, ये देखें 3000 है और 30 डेज में उसको बनाना है उस रोड को। तो 50 मैन आर एम्प्लॉयड एंड दे वर्क फॉर 8 आवर्स। तो यहाँ ये 50 मैन मुझे गिवन किया गया है, 50 मैन ये गिवन किया गया है। और 8 आवर्स मुझे गिवन किए गए हैं यहाँ पर। और आफ्टर 20 वर्किंग डेज, तो ये 20 वर्किंग डेज गिवन किए गए नॉन स्टेटमेंट में। ही फाइंड दैट ओनली 1200 मीटर ऑफ द रोड इज कंप्लीटेड। तो ये 1200 रोड जो है वो कंप्लीट हुई। ये नॉन स्टेटमेंट है मेरे पास। नॉन स्टेटमेंट से क्या मुराद है, देखिए अभी मैं ये नीचे यहाँ पे वेरिएबल्स लिखूंगा तो उनके नीचे मैं ये डाटा लिख दूंगा सबसे पहले। और देखें मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 7, 6, 5 में मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था, क्वेश्चन 6 और 7 में, कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है, जो पैरामीटर आपने फाइंड करना होता है, जो वेरिएबल, उसको आप राइट मोस्ट साइड पे लिख लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे आपको इसकी फ्रैक्शन बना के दिखाऊंगा कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसका मेथड होगा। तो देखिए क्या फाइंड कर रहा है, प्रोजेक्ट ऑन टाइम इफ ईच मैन नाउ वर्क्स 10 आवर्स अ डे। तो हाउ मैनी मोर मैन डज ही नीड। तो मैंस का यहाँ पूछा गया है कि कितने मैन की यहाँ पर ज़रूरत होगी, तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ और यही मैं यहाँ पे राइट मोस्ट साइड पे लिख लूँगा। देखें ये जो मेरे 4 पैरामीटर्स हैं मेरे पास, मैन हो गया, आवर्स हो गए, डेज हो गए, और 1200 जो है वो मीटर इसकी रोड की लेंथ होगी। तो मैं क्या करूँगा, इन पैरामीटर्स को कैसे लिखता हूँ देखें ज़रा। सबसे पहले क्योंकि मैंने मैन फाइंड करने हैं इसलिए मैं इनको राइट मोस्ट साइड पे लिख लूँगा। देखें यहाँ पे मैंने मैन लिख लिए। चूँकि रेड कलर मैं इसके लिए यूज़ करूँ नॉन स्टेटमेंट के लिए, तो मैं ये रेड चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ देखें मैन, ये तो मैंने फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद ये सबसे राइट मोस्ट साइड पे आपने लिखने होते हैं। बाकी जो आपके पास वर्किंग डेज हैं, आवर्स हैं, और रोड की लेंथ है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर से लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डेज लिख देता हूँ। और इसके साथ यहाँ पर मैं आवर्स लिख देता हूँ। ये मेरे पास आवर्स हो गए, और ये मेरे पास रोड की लेंथ हो गई। इसको मैं रोड लिख देता हूँ, रोड लेंथ भी आप लिख सकते हैं। तो डाटा फिलअप कर दें यहाँ पर। देखें 15 मैन हैं, 50 मैन हो गए, और डेज जो हैं कितने डेज लगे उसको, आफ्टर 20 वर्किंग डेज। तो 20 डेज उन्होंने काम किया था, और 1200 मीटर लेंथ रोड की उन्होंने बना दी, कारपेट कर दिया, और 8 आवर्स अ डे वो काम कर रहे थे। देखें ये 8 आवर्स अ डे। तो ये डाटा मैं फिलअप कर चुका हूँ। तो अब नीचे फर्दर जो डाटा है मेरे पास,
वो आप देख लें। मैन तो यहाँ पर पूछे गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं मैन की जगह पर एक्स लगा दूंगा। देखिए ये मेरे पास एक्स लग गया, एक्स लगा दिया मैंने। और उसके बाद देखें जो बाकी डाटा मेरे पास बच गया वो देखें क्या है। हाउ मैनी मोर मैन, तो मैंने एक्स लिख दिया इसके नीचे। ठीक है, ये फिर मैंने फाइंड आउट करने हैं। आर नीडेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम इफ ईच मैन नो वर्क 10 hours अ डे। तो आवर्स के नीचे अब 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। आवर्स के नीचे देखें 10 आ गया। आवर्स के नीचे लिखेंगे इसको, मैंने ये डेज के नीचे लिख दिया, आवर के नीचे 10 लिखेंगे। देखें आवर के नीचे 10 लिख दिया। तो नंबर ऑफ डेज जो हैं वो अब कितने हैं और रोड कितनी बची हुई है, तो देखें नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, 30 डेज में उसने फिनिश करना था। 20 वर्किंग डेज तो वो काम कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो बाकी कितने डेज बच गए, 30 - 20 कर देंगे, तो 30 - 20 10 आ जाएगा। तो यहाँ डेज अब 10 बचे हैं जिसके लिए उसने फर्दर जो लेबर है वो हायर करनी है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3000 मीटर लॉन्ग जो थी वो लेंथ थी रोड की, तो 1200 मीटर तो वो बना चुके हैं। तो बाकी कितनी रोड है जिसके लिए वो लेबर उनको चाहिए, तो ये 3000 माइनस 1200 करना पड़ेगा मुझे। तो 3000 माइनस रोड लेफ्ट कितनी, 3000, और 1200 तो वो बना चुके हैं, तो 1200 माइनस कर दूंगा तो 1800 मेरे पास बच जाएगा, 1800 मीटर। तो यहाँ इसके नीचे मैं 1800 लिख दूंगा। तो यहाँ 1800 आप लिख दें। उसके बाद आप क्या करते होते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे एक जो चीज़ पैरामीटर आपने फाइंड करना है उसके यहाँ पे आप एरो एक लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर उसको कंपेयर करते हैं। ये देखिए मैंने एरो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखें आप डेज और मैन में क्या रिलेशन है, कि अगर मैन ज़्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा आदमी होने से रोड बनाने में कम दिन लगेंगे। तो आदमी अगर ज़्यादा हो गए तो डेज कम हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है रिलेशन, ये मेरे पास क्या रिलेशन बन गया, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन बन गया। इनवर्स बन गया तो यहाँ पर जो मेरे पास एरो है वो डाउन हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इनवर्स में एरो की डायरेक्शन जो है वो डाउन हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी एरो की। तो देखिए एरो की डायरेक्शन में अपोजिट कर देता हूँ। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन आता है तो फिर एरो की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे यहाँ डेज और मैन में इनवर्स रिलेशन आ गया, तो मैन की तो मैंने हमेशा जो चीज़ फाइंड करनी है तो उसकी डायरेक्शन तो मैं हमेशा अपवर्ड ही रखता हूँ। अब अगर डेज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएं, इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, कि अगर मैन ज़्यादा हो जाएं तो थोड़े दिन लगेंगे, तो आदमी ज़्यादा और दिन कम। तो और अगर आदमी कम हो गए तो ज़्यादा दिन लगेंगे रोड को कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन अगर आ जाए तो मैं इस एरो का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ कर दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका। तो अब देखें मैं आवर का और मैन का यहाँ पर रिलेशन बनाऊंगा, और फिर मुझे यहाँ पे एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखता हूँ आवर्स में और मैन में क्या रिलेशन है। तो यही रिलेशन यहाँ पर चलेगा। देखें कि अगर मैन ज़्यादा हो जाएंगे तो कम नंबर ऑफ आवर्स में रोड बन जाएगी, यानी कि कम टाइम लगेगा, कम आवर्स लगेंगे रोड को कंस्ट्रक्ट करने में। तो यहाँ पर भी एरो जो है वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि आवर्स और मैन जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है दोनों। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर एरो ऊपर है तो ये एरो नीचे हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एरो आप लगाएंगे। तो अब रोड और मैन के दरमियान आपने एरो लगाना है। देखिए यहाँ तो एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो रोड और मैन में क्या रिलेशन है, तो ये देखें ज़्यादा, अगर ज़्यादा लेबर होगी, ज़्यादा आदमी होंगे तो ज़्यादा लंबा रोड बना सकते हैं, और अगर थोड़े आदमी होंगे तो कम लेंथ का रोड बनेगा, छोटा रोड बनाएंगे। ज़्यादा आदमी ज़्यादा बड़ा रोड बनाएंगे और कम आदमी कम, यानी कि छोटा रोड बनाएंगे। ज़्यादा आदमी ज़्यादा बड़ा रोड और कम आदमी कम रोड।
तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो जो है वो ऊपर की तरफ, एरो की डायरेक्शन दोनों की सेम हो जाएगी, मैन की और रोड की। तो जो एरो की डायरेक्शन मैन में ऊपर है तो वही रोड की डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर है, ऊपर हम कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों अब बढ़ रहे हैं और दोनों ही आपस में कम हो रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एरो लगा दिए। तो एरो लगाने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है, देखें अगला स्टेप। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखें एक्स कहाँ, एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स से। एक्स और कहाँ जा रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, 50 पे। तो एक्स डिवाइडेड बाई 50। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स डिवाइडेड बाई 50, और इक्वल का साइन डाल दूंगा, क्योंकि एक्स तो मैंने फाइंड आउट करना है। अब इसकी फ्रैक्शन बनाओ डेज की। तो ये देखें एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 10 पे। तो 10 डिवाइडेड बाई 20। तो यही आप ऑर्डर याद रखेंगे और इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 20, और इसको देखें, अब बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ ये फ्रैक्शन जो है एक्स डिवाइडेड बाई 50, वहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, और बाकी तीनों जो फ्रैक्शंस होंगी मेरे पास, ये तीनों की तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो देखिए मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आवर्स को देखें, आवर्स में भी 8 से 10 की तरफ एरो जा रहा है, तो 8 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय। अब देखें रोड में 1800 से 1200 की तरफ एरो जा रहा है, तो 1800 डिवाइडेड बाई 1200 कर देंगे, 1800 डिवाइडेड बाय 1200। तो ये मैं लिख चुका हूँ। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो आपको सिंप्लीफाई कर दें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए भी एक आप इस तरह करें कि ये 50 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। उधर जाके ये क्या हो जाएगा, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 देखें डिनोमिनेटर में है, राइट साइड पे लेके आएंगे। इधर राइट साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे 50 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट करने से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50। तो x, यहाँ पर x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1800 डिवाइडेड बाई 1200 और मल्टीप्लाई बाई 50। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया, ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे 12 बच गया। तो 12 6 के साथ कैंसिल आउट कर, 2 के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अब इस 6 को मैं 18 के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। तो ये चेक करने के लिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके यहाँ से देख सकते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि अब वो ऑर्डर बताना मुश्किल है जो ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था। तो अब ऊपर क्या बच गया, देखें x इज इक्वल टू 8 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 3 बच गया, और मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया। तो 8 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा यहाँ पर, 120। देखिए 8 को 5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 को 3 से करेंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, 120 टोटल मैन है जो चाहिए होंगे। फर्दर 1200 वाले, फर्दर 1800 को कंप्लीट करने के लिए आपको 120 मैन चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर मैन लिख दूंगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने ज्यादा आदमी आपको चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी मोर मैन। तो ये मैंने क्या निकाला एक्चुअली कि पहले उसने कितने मैन डिप्लॉय किए थे, 50 मैन लगाए हुए थे, तो 50 मैन उसने यहाँ पे लगाए। तो अभी सिर्फ 1200 मीटर का रोड बना था, तो 1800 का बाकी था। तो 1800 का कंप्लीट करने के लिए उसको कितने मैन लगाने पड़ेंगे, 120 मैन टोटल होने चाहिए जो इस काम को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऑलरेडी कितने लगे हुए हैं, तो 50 मैन तो पहले से ही लगे हुए हैं। तो कितने मैनी मोर, यानी कि कितने मोर मैन चाहिए, उसको कितने ज़्यादा आदमी चाहिए। तो हम 50 जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड मोर
तो जो मेरे पास 120 है, ऑलरेडी मेरे पास 50 लगे, मैं उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 70 मैन मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ही शामिल किए थे, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो अगली वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मजीद दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।